प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर, ट्रंप की ईरान को तबाहकुन हमले की धमकियां, ईरान का जवाब देने का ऐलान, ईरान का अबनाए हरमज़ के करीब फौजी मशकों का ऐलान, ईरान, इसराइल और मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल छा गए, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात फ़ज़ाई हुदूद और सरजमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल न होने देने का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने गजा में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का इम्कान रद्द कर दिया। तुर्की और कतर की फ़ौज गजा में नहीं आने देंगे। हमास के गैर मुसल्लह होने तक गजा पर इसराइली फ़ौज का सिक्योरिटी कंट्रोल रहेगा। बोर्ड ऑफ पीस के तहत क्या गजा में इसराइली जाहिरियत रुक पाएगी? उधर मुल्की सतह पर माशी दबाव की दोहरी तस्वीर। भारत यूरोपीय यूनियन तजारती मुआहदा पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत के लिए खतरा करार। फैसलाबाद में सनतें बंद, बेरोजगारी में इजाफा, लेकिन तरसीलात ज़र मईशत का बड़ा सहारा करार। लाखों पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में पाकिस्तान से नकल मकानी कर गए। मुल्क की सियासत और सलामती में हलचल। इमरान खान की सेहत के हवाले से PTI के खदशात और वादी तीरा पर हुकूमती और ऑपोजिशन के मुतजाद बयानात। क्या रियासत बैक वक्त तमाम महाज संभाल पा रही है? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार्निंग दी है कि जो बैरी बेड़ा है वो ईरान की जानिब महवे सफ़र है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उससे भी बार बार जो है वार्न कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को आगे डेवलप होता हुआ? जी, ये तवातर के साथ तकरीबन आजकल रोज़ाना ही प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान आ रहा है। और ये बहरी बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये पहले भी खलीज में आता रहा है, मगर इसके साथ इस दफ़ा तो धमकी है कि वो मेज़ के ऊपर आके गुफ्तगू करें ईरान और न्यूक्लियर वॉर, अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं बिल्कुल नो टू न्यूक्लियर वेपन्स वो बिल्कुल बंद करें, जौहरी हथियार। और वरना जो है पिछली दफ़ा जो हमला हुआ था इस दफ़ा उससे भी बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का हमला किया जाएगा और धमकी दी जा रही है। और टेंशन ज़ाहिर है ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा अगर वो हुआ तो वो अपनाए हरमुज़ भी बंद कर देंगे और अमरीकी अड्डे जो खित्ते में हैं, सऊदी अरेबिया में, UAE में, कतर में, ओमान में, इनके ऊपर भी हम इस दफ़ा हमला करेंगे। ज़ाहिर है पूरे खलीज में इस वक्त टेंशन है और तुर्की और सऊदी अरेबिया कुछ सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और वो ये यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, UAE ने भी करवाई हैं, सऊदी अरेबिया भी करवा रहा है कि अगर वो अमेरिका या इसराइल जो है हमला करते हैं तो वो अपनी एयर स्पेस या अपनी तनसीबात को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको डर है कि अगर ये हमला होता है तो ये पूरे खलीज में बढ़ जाएगी जंग। सवाल ये है कि क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कोई ब्लफ कर रहे हैं या इस दफ़ा वाकई हमला कर देंगे? तो दोनों तबके हॉक्स एंड डव्स हैं। एक तबका सोचता है कि जी शायद ना करें, उसकी वजह यह है कि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनका एक तरीक़ाकार है कि वो बड़ी शॉर्ट वॉर्स चाहते हैं। वो लंबी जंग में अपने आप को अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते कि जिस तरह वेनेजुएला में गए, उठाया, मडूरो को अगवा करके ले गए। पिछली जंग भी जो हमला हुआ था वो 12 दिन जो है स्ट्रेच कर गई क्योंकि ईरान ने मज़ामत की थी और जब उससे लंबी हो रही थी और इसराइल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो अमेरिका ने बातचीत के लिए हाँ कर दी थी, अप्रोच करवा के वो ख़त्म करवा लिया गया था। तो इस दफ़ा जंग के एक्सपैंड करने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। इस वजह से एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि शायद ये पोस्चरिंग है और वो हमला ना करें। दूसरी तरफ वाले मगर वो ये भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी बड़ी एक मर्क्यूरियल सी पर्सनैलिटी है और उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, वो किसी वक्त भी कुछ भी। और उनको बड़ा ज़रूरत है, कोई ट्रॉफ़ी चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो है अमेरिका की सियासत में उनके पोल्स बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, सर्वे नीचे जा रहे हैं और जो है मुश्किलात हैं। आगे उनको मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका के, जिसके अंदर वो अगर कांग्रेस उनके कब्ज़े से चली जाती है रिपब्लिकन्स के तो उनकी बड़ी महदूद इख्तियार रह जाता है जो वो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए वेनेजुएला से उनको वो नहीं ट्रॉफ़ी मिली और वहाँ ग्रीनलैंड के ऊपर भी ट्रॉफ़ी नहीं मिल पा रही। नेटो का भी जो है एक यूरोप भी पीछे हट रहा है तो उनको ट्रॉफ़ी चाहिए, तो इसलिए इस बात का इम्कान हो जाता है।
मगर हमारे जैसे मुल्कों के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके असरात सिर्फ धमकियों की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑयल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। हमारी 80% जो पेट्रोल है और गैस जो है वो बाहर से आती है। वहाँ किसी किस्म का भी मसला हो, अगर आमनाए हुर्मुज़ सिर्फ रुकती है या पहले ही इन धमकियों की वजह से जो ब्रेंट का जो ऑयल है, जो पैमाना है, उसमें $58 पर बैरल से $65 के ऊपर के करीब आ चुका हुआ है। और अगर ये कोई वाकई कोई जंग शुरू हो जाती है तो ये 80-100 से ऊपर भी जा सकता है। हम ऑलरेडी बड़ी इकोनॉमिकली प्रिकेरियस रिस्की सिचुएशन में हैं। हमारा इस वक्त ऑलरेडी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट कि हमारे पास उतने डॉलर रिजर्व में नहीं हैं कि हम किसी किस्म का अफोर्ड कर सकें। पहले ही एक मसला चल रहा है कि हमारा ट्रेड गैप जो है वो तकरीबन 44% बढ़ गया है, कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो 5% जो हैं वो कम हो गई हैं और हमारी इंपोर्ट्स जो है वो तकरीबन 12-14% बढ़ गई हैं। और ट्रेड गैप की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी, ये जो बाहर हमने पेमेंट डॉलरों में करनी है उसके अंदर भी $1 बिलियन के करीब जो है ना, $1.25 बिलियन के करीब जो है कमी आ गई है। हम किसी किस्म का भी, अगर हमारा ऑयल इंपोर्ट्स पहले ही हम लोगों को लोड शेडिंग करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं तेल खरीदने के, तो हम बचत की वजह से 8-10 घंटे सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। और अगर तेल ज़्यादा महंगा हो जाता है तो हमारे लिए, हमारे जैसे गरीब मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और साथ में ये है कि हमारे यहाँ कोई पहले ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, कि तकरीबन जो है आज ही मैं देख रहा हूँ 44% जो है 6 माह के अंदर FDI जिसे कहा जाता है कि बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बल्कि लोग अपने पोर्टफोलियो जो बाहर का पैसा निकाल के यहाँ से लेके जा रहे हैं। और सबसे जो ख़तरनाक बात है कि हमारे यहाँ इसका एहसास नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ वैसे क्या हो रही हैं कि जी पतंग के ऊपर इमरान खान की फ़ोटो लगनी ही नहीं चाहिए, तो कौन से गाने बजेंगे, या ये दोनों तरफ से कोई पीछे नहीं हट रहा। बिल्कुल गवर्नमेंट भी जो है तैयार खड़ी हुई है और बड़ी वो इमरान खान की बीमारी की चमगुइयाँ चल रही हैं, वो ना ये तरदीद करते हैं कि वो बीमार हैं और ना ही वो कोई मुलाकात की कोशिश में बिल्कुल भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे। PTI ने भी 8 फरवरी को कॉल दे दी हुई है पहिया जाम की। सो ये जो हमारे खित्ते में जंग के खतरात मंडला रहे हैं या मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, इन दोनों में एक बड़ा मिसमैच है। बिल्कुल आमिर साहब, PTI की पहिया जाम की हड़ताल है, मौलाना कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे 8 फरवरी को, और 8 फरवरी को बसंत भी है। अब सिचुएशन जो है वो तो एक डेवलप हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी, उनको वेलकम करेंगे। जी आमिर साहब। जी बहुत दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। शायद आपको मेरा इब्तिदाइया सुनने का मौका मिला हो कि जो हमारे खित्ते में जंग के ख़तरात ईरान के हवाले से ख़ास तौर पे मंडला रहे हैं और बहरी बेड़े अमेरिका के चल पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जो सियासत हो रही है, ये जो बहसें हो रही हैं, वो बड़ी ही पैटी हैं कि जी पतंगे कौन सी उड़ेंगी तो गाने कौन से बजेंगे, एक मजाक है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, मैंने आपका तज्जिया सुना और मेरा ख्याल है कि आपने पूरे हालात का एक मुकम्मल नक्शा जो है वो सामने रख दिया। तो मेरा तो यही ख्याल है कि हमारी हालत तो इस वक्त वो है कि जब बगदाद के अंदर लाकू खान दाखिल हो रहा था तो वहां पे मुख्तलिफ जगह पे मनाजरे हो रहे थे, और वो बांसुरी कौन बजा रहा था वो भी एक अलग कहानी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एहसास हालात की जो ग्रेविटी है उसका एहसास कम अज कम हुक्मरानों में तो नहीं है। अवाम में यकीनी तौर पे ये एहसास होगा, क्योंकि वो जिस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उस वजह से हो नहीं सकता कि उन्हें एहसास ना हो कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन पे क्या गुजर रही है। अब ऐसी सूरत हाल में मजीद जो ये है कि किसी किस्म की कोई ऐसी एफर्ट या कोई ऐसी कोशिश उसका कहीं कोई नजर नहीं आती जो किसी बड़े मकसद के लिए हो, या कम से कम कौमी मकसद के लिए हो, कौमी सोच के लिए हो। तो अब इसमें
ये क्या मतलब, अब देखें हमारा इस वक्त मईशत का हाल अगर सही तौर पे जज करना है तो वो वैसा ही है जैसा आज कोई डेली वेजर मजदूर नहीं होता, वो सुबह निकलता है और शाम को जो कमा के लाता है उसी का वो प्लास्टिक की थैली में घी ले आता है और अपना आटा के 1 किलो ले आता है और उससे वो रोटी पका के अपने बच्चों को खिला देता है। तो हमारे मुल्क की मईशत इसी तरीके से चल रही है कि अगर कोई एक भी जिस वो स्टेक होल्डर्स जिन पे हम डिपेंडेंट हैं उनमें से कोई एक भी हिल जाए तो हमारी पूरी मईशत धड़ाम करके गिर पड़े। और हमारी मईशत का इस वक्त वाहिद जो उसका जो साइकिल चल रहा है वो कर्जों का चल रहा है। पाकिस्तान की मईशत पूरी की पूरी इसी के लिए काम कर रही है कि पाकिस्तान को कर्जे मजीद मिल जाए और कर्जों के लिए ही हम जी रहे हैं। और कर्जों के अलावा पाकिस्तान में ना कोई इंडस्ट्री चल रही है, ना किसी और चीज को चलने दे रहे हैं। तो अब इसके बीच में से हम तो सब कुछ, आप सब कुछ बता देते हैं, हम सब कुछ सुन लेते हैं, फिर मजीद भी कुछ कह देते हैं, लेकिन अब ये भी समझ नहीं आती कि ये सब कुछ हम किसके लिए कह रहे हैं। क्या कोई सुनने वाला है? क्या कोई दर्द रखने वाला है जो मुल्क के इस दुख को समझ सके? क्या कोई ऐसा किसी जगह बैठा हुआ कोई ऐसा हमदर्द है जो अवाम के दुख को महसूस कर सके? क्या कोई इतना भी विजनरी है कि जो इन हालात के अंदर कोई नया राह का तयन कर सके कि यार इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? मतलब अब क्या अल्फाज खत्म हो जाते हैं हालात को बयान करते वक्त, और दुख को बयान करते वक्त दुख खत्म हो गया। एक बात थी कि जी वो रो रो के आंसू खुश्क हो गए, हमारे तो रो रो के आंसू ही खुश्क हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम जाएं तो जाएं किधर। ये नोआ हम रोज पढ़ते रहते हैं और ये हमारा काम है ये पढ़ते ही रहना। शायद कि हमारी कोई आवाज़ सुन ले। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे खित्ते में हुई है जिसके ऊपर हमारे मीडिया में या पब्लिक डोमेन में कोई बहस नहीं हो रही, वो भारत का और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड माहिदा हुआ है कि दोनों ने FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के उन्होंने तकरीबन 95 से 100% के दरमियान जो है एक दूसरे पे कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैरिफ नहीं होगा। अब हमारे लिए उसके बड़े मुज़मरात हैं। एक तो जाहिर है पहले ही उनकी $140 बिलियन की ट्रेड है और ये दुनिया की कह रहे 25% जो ट्रेड है वो इंडिया और उसके दरमियान में है और GDP दुनिया का 25% और 33% के करीब ट्रेड है इन दो ब्लॉक्स के अंदर। हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला ये है, दो मसले। एक तो ये कि इंडिया की हमें वैसे ही तकलीफ होती है ज़्यादा और इसलिए भी कि अगर इंडिया के हालात बेहतर होते हैं तो उनका पहले ही डिफेंस बजट हमारा हमने 50-60 साल जो है $2 बिलियन से अपने बुरे तरीन हालात के बावजूद डिफेंस में दुरानी साहब $2 बिलियन का फ़र्क नहीं था पड़ा। अब हमारा जो है 10-11 बिलियन पे डिफेंस का बजट है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आ गई हैं, वो 90-100 बिलियन डॉलर तक चले गए हैं और अगर ये इससे वो ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है तो उसके लिए हमारी एक ये मुश्किल है। दूसरा ये कि हमारी पहले ही एक्सपोर्ट्स 5% नीचे चली गई हैं और यूरोपियन यूनियन ने हमें GPS प्लस जो है ना वो GSP प्लस GSP प्लस का की वजह से हमें 0% टैरिफ किया था। उसकी वजह से हम 9 बिलियन के करीब जो है ना वहाँ पे एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं कई सालों से। अब इंडिया को भी वो 0% पे टैरिफ पे आ जाएगा तो वहाँ बिजली भी सस्ती है और वहाँ हर चीज़ सस्ती है। तो हमारा ये $9 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है ये कह रहे हैं 1 बिलियन से लेके 4-5 बिलियन डॉलर तक की हमें जो है नुकसान हो सकता है। इस पे हमारे यहाँ बहस नहीं हो रही। आप इन चीज़ों को बगौर देखते हैं, क्या कहेंगे? देखें आमिर भाई, बहस का तो तब सवाल पैदा हो अगर कोई इम्कान हो। अब बात यह है कि हमने हर चीज की प्रोडक्शन हमारे मुल्क में जो है हमने उसको खत्म कर दिया है। हमने कोई ऐसी फैसिलिटी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी भी प्रोड्यूसिंग मतलब इंडस्ट्री से लेके जिंदगी के किसी भी शोबे को हम नहीं दे रहे जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो सके। हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट है
और वो दौरों की एक्सपोर्ट है कि हमारे हुक्मरानों के दौरे जो हैं हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। नंबर 2, हमारे पास अगर कोई आवाम को देने के लिए अच्छी खबर है तो वो ये है कि जनाब अमरीकी सदर ने हमारा नाम ले लिया। अगर हमारे पास कोई अच्छी बात है तो वो ये है कि जी हमें कहीं गैर मुल्क में कहीं से कोई हंस के हमें किसी ने देख लिया। अब मैं आपको ये बताऊं कि अभी मैं बहुत अहम ताजरों में बैठा हुआ था, मतलब अब आप असल में हर चीज इतनी तफसील से बता देते हैं कि मतलब रिपीट करने का फायदा कोई नहीं होता। मतलब कहीं कोई उम्मीद नहीं। इस वक्त दुबई के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में, पाकिस्तानियों की है। पाकिस्तानियों के पास पैसे तो है, लेकिन पैसा तो वहीं लगता है जहां से पैसा आना हो। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा बिजनेस इस वक्त हो रहा है वो हमारी इंडिया तो अपनी प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करके अपना इंपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ा रहा है। हम जो है अपना पैसा यहां से एक्सपोर्ट करके या उसको वो करके मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करके या उसको हर मुमकिन तरीके से मुल्क से बाहर बेच के हम अपने लिए उसमें से फॉर्चून निकाल रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन हमने डेवलप कर ली है इसके अंदर अब तो मतलब हमें कोई ऐसा नया नौहा निकालना चाहिए कि जिसको अगर हम पीटे या जिसको हम पढ़ें तो उससे कम से कम सुनने वालों को कहीं आंसू निकल आए। अभी तो यह है कि जी बस क्या कहें, यही कुछ हम कहते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं चल रही, कोई पहिया नहीं चल रहा, कोई मतलब कोई बात नहीं हो रही। इवन आपस में बातचीत करने के लिए भी कोई तैयार नहीं। एवरीबॉडी इज लीस्ट बॉदर्ड। अब मैं आमिर भाई आपकी पास जब आता हूँ बात करता हूँ, सच्ची बात है मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं होते कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी है, हर चीज आपने देखी हुई है, हर आपके सामने डेटा पड़ा हुआ है। अब इस डेटे की मौजूदगी में अपने हुक्मरानों के बारे में नौहा पढ़े तो क्या पढ़ें, किसी को अच्छा कहें तो क्या कहें। फिर तो हम इतना ही इन्हें कहते हैं कि यार कुछ थोड़ा सा वो हया करो, कुछ थोड़ा सा शर्म करो। वो अच्छी बात कर दी है, कोई हया होता है, कोई शर्म होता है, मतलब यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तो अब बातें भी मतलब नहीं रही लोगों के पास करने के लिए, मतलब हुक्मरानों के पास कुछ भी नहीं। देखें अब दहशतगर्दी का चैलेंज जो आज हम फेस कर रहे हैं, आप कहीं KPK में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, ओवरऑल मुल्क में देख लें, एक तरफ तो मुआशी दहशतगर्द जो है वो हमारे हाकिम है और दूसरी तरफ जो है दहशतगर्द जो है वो हमारी मईशत से लेके हमारी हर चीज को उन्होंने जाम किया हुआ है। और इकोनॉमी का नाम की कोई चीज, इकोनॉमी के तो मेरा ख्याल है किसी ने कभी, इस वक्त तो इनके स्पेलिंग्स भी नहीं आते होंगे हमारे हुक्मरानों के कि मईशत किसको कैसे हैं, मतलब। और PWD बंद कर दिया। मैं आज कह रहा था PWD से पहले तो इन्हें FBR बंद करना चाहिए था। टैक्स सुपर टैक्स पे सुपर टैक्स लगा रहे, मतलब कैसे इंडस्ट्री चलेगी? टैक्स से इंडस्ट्री चलती है, मतलब टैक्स से इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं ये, मतलब हर चीज जो हिल रही हो उसको ये बंद करना चाहते हैं। और उसका अभी आलू सड़कों पे पड़े हैं, गोभी जो है वो बेचारी खेतों में पड़ी हुई है और कोई फसल ऐसी नहीं है जिसको कंज्यूम किया जा रहा हो। तो मेरा तो ख्याल है वो तीरा का ऑपरेशन जो कर रहे हैं मंशियात के खिलाफ, मेरा तो ख्याल है कि मतलब ये जो ऑर्गेनिक मंशियात है इनको तो अब मुल्क के अंदर थोड़ा सा उसको देखना चाहिए कि उनसे कैसे ट्रीट किया जाए। हमारे डॉक्टर तरीन साहब से अल्लाह मग़फ़िरत करे, पिछले दिनों फौत हो गए, वो कहते थे कि ये जो जहन को सुकून देने वाली 3rd जनरेशन अद्वियात हैं, इनसे जो हमारी लोकल ये प्रोड्यूस है तो ये ज़्यादा ऑर्गेनिक है और लेस एडिक्टिव है। तो अब ये इन चीज़ों पे देखना चाहिए कि कौम को जहनी सुकून देने के लिए क्या किया जाए, या कोई हर घर की टैंकी में दुरानी साहब सुकून देने के लिए, एंटरटेनमेंट देने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक इकदाम किया तो है, बसंत मनाई जा रही है और कल्चरली इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस भी है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात में ये बसंत हो रही है, जिस तरह की पोलराइजेशन है, जिस तरह की पाबंदियां हैं, और फिर उसके ऊपर एक ऑन टॉप ऑफ जो पाबंदियां ऑलरेडी हैं उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो गुड़ियाँ बना रहे हैं, पतंगे बना रहे हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाएगा। फिर डिफरेंट रेगुलेशंस हैं जो पास किए गए हैं। तो ऐसे माहौल में किस तरह का मंजर देख रहे हैं आप बसंत का?
बसंत का मेरा तो दिल कर रहा था कि हर गली के अंदर दो गुड्डे लड़ रहे हो, हैं? एक गुड्डा हो, एक पे खान साहब की फोटो, एक तो बीवी की फोटो, और वो आपस में जनाब शाम तक जो है हर गली का एक मुकाबला हो। उसके बाद जो उसमें जीत जाए, जिसका गुड्डा और जिसकी गुड्डी, हाँ, उसका रिजल्ट जो है वो अगले दिन अनाउंस कर दिया जाए। चलो अवाम जो है वो कौन सी होती थी यूनान में जो ओलंपिक्स हुआ करती थी कि जब बहुत भूख बढ़ जाती थी, जब बहुत गम बढ़ जाता था तो लोगों के लिए ओलंपिक्स का मैदान लगा दिया गया था। तो हम भी अब गुड्डियां उड़ा के ही खुशी कर रहे हैं। अब अल्लाह ना करे किसी की गर्दन कट जाए उन गुड्डी से। अब असल में तो अब ये है कि गर्दनें तो पहले ही कटी हुई हैं, अब गुड्डियां उड़ा रहे हैं, देखते हैं उसमें से कौन जीतता है और कौन हारता है। और ये एक मतलब ठीक है, मेरा ख्याल है हुक्मरान हमेशा से ऐसे ही करते हैं। जब मुश्किलात बढ़ती हैं तो वो आवाम के दुखों को समेटने के लिए उन्हें खेल कूद की तरफ, ड्रामे की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ उनको मतलब बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या कुछ कुछ वजीफे लगा देते हैं। अभी पता चलता है रोमन बादशाह करते थे, ग्लैडिएटर्स और बादशाह शेरों का थिएटर लगा देते थे ताकि कोलोसियम के अंदर दुनिया उधर लग जाती थी। और मैं ये जरूर कहने पे मजबूर हूँ कि मैं लाहौर में पला बड़ा हूँ, तो मैं बसंत की बहाली पे बड़ा खुश हूँ। वैसे भी हमारे यहाँ लोगों का कम अज़ कम चलो फाका कशी है, मुश्किलात है, खुशी के लिए कई दफ़ा पैसा नहीं चाहिए होता, और ये गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर पा रही थी कि रेगुलेट करे, और अभी रेगुलेट करके लोगों को ये मौका दिया जा रहा है। उलटा बात है कि ये बहस किसी और तरफ चली गई, वो सियासी बसंत बन गई है, वो कल्चरल एलिमेंट उसमें से वो कम हो गया है। आपका आबिर साहब, सबसे जो पाकिस्तान में इस वक्त अवाम का महबूब तरीन मशगला है वो सियासत है, क्योंकि वो, और इसमें आप कर्टिसी आप लोगों के प्रोग्राम्स, कर्टिसी सोशल मीडिया, कर्टिसी तमाम किस्म का मीडिया, अब जो है अवाम ने जब अपनी भूख से तवज्जो हटानी होती है तो वो सियासतदानों की लड़ाइयों को देखते हैं। जैसे डुअल देखा करते थे ना, अब वैसे ही वो सियासतदानों की डुअल देखते हैं और सियासतदान उसका पूरा एहतमाम भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है पसंद को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर भी एलिमेंट ऑफ कंपटीशन और एलिमेंट ऑफ कन्फ्रंटेशन डाल देना चाहिए, ताकि कोई एरिया बचे ना इस काम से। तो यही इस वक्त की सूरत हाल है। बाकी बसंत का जो आपका ख्याल है, मैं तो समझता हूँ बसंत बड़ा अच्छा एक वो था, हमारा त्यौहार था जिसमें कि एक्शन भी था, और हम बचपन में हम खुद भी ये काम करते रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता लगता कि ये दो चीजें बड़ी कॉमन है। एक ये जो केमिकल डोर आई है ना, ये पता नहीं कहां से आई, ये हमारे किसी हुक्मरान ने बनाई है मुझे लगता है, क्योंकि वो जिस तरह वो गैर महसूस तरीके पे अवाम की गर्दनें काट के मार लेके बाहर चले जाते हैं। मैंने ये डोर जहां से भी आए मुझे तो समझ ही नहीं आती। जब मैं वो वाकयात देखता हूँ जो इस केमिकल डोर की वजह से होते हैं, हम तो डोर देखते थे ज्यादा उससे उंगली कट जाया करती थी थोड़ी सी उड़ाते हुए, ये तो गर्दन काट डोरे जो है। ये दुरानी साहब, मैं बचपन में मेरी बहुत अच्छी यादें हैं बसंत की, तो ये हमारे सामने ही आई। गवर्नमेंटों की नालायकी थी कि उन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया, वरना इस दफ़ा वो जिस तरह कह रहे हैं कि वो लटका देंगे और मेजर्स किए जा रहे हैं, इकदाम किए जा रहे हैं, बिल्कुल ये कंट्रोल करना चाहिए। इसकी वजह से लोगों को खुशियों से महरूम नहीं करना चाहिए। स्पेन में फॉर एग्जांपल मुझे काफ़ी अच्छा रहने का मौका मिला है। वहाँ पे जो ये बुल फाइट्स जो होती हैं उसमें हर साल लोग मरते हैं, वो कोशिश करते हैं, मगर उससे उन्होंने बॉक्सिंग के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं, और भी कई स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर वो होता है, वो एक उसको कंट्रोल करना चाहिए, मगर खुशियों से महरूम करने का आर्गूमेंट नहीं। मैं मगर आपसे एक सियासी बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह भी आपने मंजर कशी की, सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं है, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ठीक नहीं है, बहुत ही बुरी हालत है। या खुद ये औरंगजेब साहब की स्टेटमेंट पड़ी हुई है, वो क्रेडिट दे रहे हैं कि देखें जी 7.5 लाख पाकिस्तानी जो है ना वो बाहर गया इस साल, और इस 7.5 लाख जो गैर कानूनी पे गया तरीके से डंकियां लगा के गया। रोज़ खबरें आती हैं कि कश्तियाँ उलट जाती हैं, उनकी बेचारे यहाँ से भाग रहे हैं, और वो उसके लिए तारीफ मांग रहे हैं कि हम ताली बजाएं कि वाह वाह ज़बरदस्त है। मगर गवर्नमेंट की हुकूमत को एक अजीब जो उनकी है कि ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही, एक अजीब एरोगेंस ऑफ पावर है।
के हालात इतने बुरे हैं मगर वो कोई गुंजाइश नहीं निकाल रही कि इन हालात की रोशनी में कुछ गुंजाइश निकाली जाए कि बात आगे चले। क्या वजह है? देखिए आमिर भाई, जहां तक इस वक्त सवाल है, मुझे लगता ये है कि अब कौम के पास, हुक्मरानों के पास, सियासतदानों के पास और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा कि वो मफाहमत का रास्ता ढूंढने का काम शुरू करें। और मैं इस चीज को बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि और कोई वक्त कोई है तो वो सिर्फ यह है कि हम एक मफाहमत का अमल शुरू करें, हम डायलॉग का अमल शुरू करें, हम एक दूसरे से बातचीत का आगाज करें और उस बातचीत को हम सिर्फ टकराव की तरफ ना लेके जाएं। और एक और चीज जो मैं अपोजिशन को भी कहना चाहूंगा, पीटीआई को भी कहना चाहूंगा, हुकूमत को भी कहना चाहूंगा कि वो इसमें से एक तो दुश्मनी का एलिमेंट निकाल दें और दूसरा इसमें से मुल्की इदारों को निकाल दें। इस पे हमारे बहुत से लोग माइंड करते हैं, जी आप इदारों को, वही तो जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदार कोई भी है, आपने इस वक्त पेड़ गिरने हैं या आम खाने हैं, आपने इस वक्त मुल्क को बचाना है या अपने अकाउंट सेटल करने हैं, आपने उस बिल्डिंग को गिराना है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं क्योंकि उसमें से किसी ने कमीशन खाया हुआ है, या आपने अपनी जिंदगी को बचाना है। लिहाजा इस वक्त की जो सूरत हाल है वो इस अमर का तकाजा करती है कि आप एक माहौल बना दें, एक ऐसी कोशिश करें जिसके नतीजे में जमीन, देखें पार्लियामेंट इदारा होती है जो रिकंसिलिएशन का इदारा होता है, डायलॉग का इदारा होता है, पार्लियामेंट का इदारा खत्म हो चुका है, आइन का जो उसको प्रोटेक्शन थी वो खत्म हो चुकी हुई है, अदालतें खत्म हो चुकी हुई हैं। अब ऐसी सूरत हाल में एक ही चीज बची है हमारे पास कि हम अवाम और कौमी सतह के ऊपर एक ऐसा गुफ्तगू का और एक ऐसा डायलॉग का अमल शुरू कर दें जो आगे चल के हुक्मरानों को और तमाम लोगों को अफादियत का एहसास दिलाए कि हमें कुछ ना कुछ करना है। और कुछ ना कुछ करने का तरीका यह है कि आपस में लड़ना बंद कर दो और आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत और गुफ्तगू शुरू कर दो, इश्यूज को डिस्कस करो, डिस्कशन से मसले हल होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल बात है, इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है। हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ये करें। और मैं तो समझता हूं कि जब बिल्कुल कोई चीज खत्म होने लगती है तो बेहिस से बेहिस कौमों को भी ये एहसास हो जाता है कि इस सूरत से निकलने के लिए हमें कोई रास्ता बनाना चाहिए। मैं तो यही समझता हूं कि इस वक्त हमें हर गुफ्तगू में, हर बातचीत के अंदर, हर लेवल के ऊपर हमें कन्फ्रंटेशन को नफरत का निशान बनाना चाहिए। हमें टकराव से अपने आप को बचाते हुए कम से कम मफाहमत के रास्ते ढूंढने चाहिए। और देखें, मैं तो आपके पास आ रहा हूँ 2.5-3 साल से, अब तो मेरे पास अल्फाज भी खत्म हो गए हैं। मैं तो पहले दिन से यही बात कह रहा था कि यार और कोई रास्ता नहीं है। और आज आप खुद देख लें कि आपको मैं अगर पूछूं कि इस मुल्क की मुश्किलात को कम करने के लिए, इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए पहला अमल आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, इसके अलावा कोई बात नहीं है कि यार आपस में लड़ना बंद करो और लड़ना बंद करके मुल्क के लिए सोचो और मुल्क के लिए चलो, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर कुछ बचाना है तो उसका एक ही रास्ता है, एक दूसरे को के लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो और एक दूसरे के साथ एहतराम का रिश्ते को बहाल करो और सियासत को इक़्तिदार तक पहुंचने का जरिया बताओ। सियासत को दूसरे को तबाह करने का जरिया ना बनाओ, दूसरे को मिटाने के लिए सियासत को इस्तेमाल ना करो, अपने आप को इक़्तिदार तक ले जाने के लिए सियासत को इस्तेमाल करो। और फिर वो आप कहेंगे जी वो एलिमेंट्स जो सियासत में जिन्हें नहीं होना चाहिए वो आ गए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो आ नहीं सकते जब तक हम उन्हें लाए ना, और वो जा नहीं सकते जब तक हम आपस में एक ना हो। अगर हम चाहते हैं कि सियासत में मदाखलत खत्म हो तो फिर सियासतदानों को आपस में जुड़ना पड़े। ये तो वो है ज़ुरैनी साहब जो होना चाहिए। इस वक्त क्लियरली जो है कोई भी इमरजेंसी लग चुकी हुई है इकोनॉमिक सिचुएशन की
कि मेरे सामने ये पड़े हुए हैं, $5 बिलियन की शॉर्टफॉल आ रही है डॉलरों की, जो हमने ADB से $3 बिलियन की वर्ल्ड बैंक की वो शॉर्टफॉल है, और जो कमर्शियल लोन्स जो हमें चाहिए होते हैं, हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं है। वो तकरीबन हमें अभी तक 3 बिलियन इकट्ठे करने थे, 50 मिलियन भी इकट्ठे नहीं हुए। मगर गवर्नमेंट जो, मैं आपसे सियासी मंतक, आप सियासतदान हैं, 50 साल से सियासत कर रहे हैं, मैं इनकी मंतक समझना चाहता हूं कि ये जो लचक नहीं दिखा रहे, तो क्या इनका बेवकूफ़ी है, गुरूर है, कि समझ नहीं आ रही इनको, नासमझी है, क्या है? सर असल में इनका जो असल मसला है वो ये है कि इनकी स्टेक्स नहीं है इस मुल्क। मेरा तो हमेशा से ये एक प्रिंसिपल असूल रहा है और आज भी यही है कि जब तक इनकी स्टेक्स, यहाँ के हुक्मरान जो हैं उनकी स्टेक्स इस मुल्क के अंदर नहीं आएंगी, उस वक्त तक इस मुल्क के दुख को भी नहीं ये समझेंगे और इस मुल्क की इमरजेंसीज को भी ये नहीं समझेंगे। जब इमरजेंसी लगती है तो ये और ज्यादा तेजी से अपना काम बढ़ा देते हैं कि हुन से मतलब वो नहीं होता कि जी आखिरी दिन आ गए तो फटाफट खा लो। मतलब ये है कि आप कहीं पे भी, कोई जहां आप चले जाएं, मुझे एक बहुत बड़े वजीर ने कहा, उसने कहा जी वो इंफॉर्मेशन को देखते थे, उन्होंने अपनी बात की, खैर वो मैं छोड़ देता हूँ, कि मतलब हम तो जो कुछ देते हैं अपने लोगों को देते हैं, अपने काम कराते हैं, अपने लोगों को देखते हैं। तो मतलब ये है कि मैं अभी मुझे एक साहब बता रहे थे कि आपका सिंध जो है, दरियाए सिंध की जो रेत है उसके अंदर बेपनाह गोल्ड है, आप उसको भी नहीं निकाल सकते। वो भी और आगे निकाल के ले जाए तो ले जाए, आपने तो नहीं निकालना। मतलब ये है कि जो गोल्ड की माइन के ऊपर बैठी हुई कौमें हैं, वो कौम खुद जो है भूखी मर रही है। उसके हुक्मरान जो है सवाए मतलब कोई ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं है जिसके नतीजे में उनकी मईशत संभल सके। वो सिर्फ इस चीज के उसमें रहते हैं कि वो गैर मुल्की दौरा कर लें और दौरे में से अपनी प्रॉपर्टी का चक्कर लगाएं और अपनी प्रॉपर्टी से होके जब वो वापस आए तो उनकी वो प्रॉपर्टी में इजाफा हो चुका हो। अब इसमें आप इनके लिए क्या दुआ चाहेंगे? इनको कोई दुआ नहीं है, इनको कैंसर हो चुका है मफादात का। ये अपने मफादात से नहीं निकल सकते, जो मर्जी कर लें ये नहीं निकलेंगे। और जो हर दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडरों से मैंने बात की है, मैंने उनसे पूछा है जी कि हम क्या कैसे, लोग कहते हैं जी कॉम्पिटेंस। मुझे सारी दुनिया ने कहा है जी पहले तो सबसे पहली जो चीज होती है वो क्रेडिबिलिटी होती है, उसके बाद कॉम्पिटेंस आती है। आपके हुक्मरानों में क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके अंदर कोई ज़मीर और उनके अंदर कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि इंसाफ नहीं है अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है कोई। उसके बाद कॉम्पिटेंस क्या होती है? वो जी बड़े कॉम्पिटेंट है, वो कॉम्पिटेंस को क्या करनी है? कॉम्पिटेंस सारी इस्तेमाल हो रही है चोरी के लिए हमेशा से। मैं तो जो बाहर से पढ़ के आते थे हमारे दोस्त, हम देखते थे कि जी वो हमारे से अच्छा जो है हाथ मारते थे, सब लोग यही सुनाते हैं। तो अब ये कि कॉम्पिटेंस तो हमारे यहाँ एक अजाब बन गई है। अब इसी वक्त आप देख लें कि अगर सारी दुनिया ये कह रही है कि FBR को बंद कर दो तो आपकी इनकम टैक्स की बढ़ जाएगी, खर्चा नहीं होगा उसका। मतलब ये है कि सब चीजें टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं और हम जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब इसको क्या कहें आमिर आप? मतलब एक वतीरा बन गया है आजकल, एक फैशनेबल बड़ी चीज हो गई है दुरानी साहब, कि गवर्नमेंट के वज़रा आते हैं और वो हमारे साथ मिलके नुक्स निकालने शुरू कर देते हैं कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। और बजाय इसके कि हमें बताएंगे, उन्होंने 4 साल से वो बैठे हुए हैं, इख्तियार में कर क्या रहे हैं या करेंगे क्या। ये मेरे सामने नदीम उल हक साहब का और शाहिद कारदार, दोनों बड़े मोतबर इकोनॉमिस्ट हैं, इनका एक आर्टिकल पढ़ा हुआ है, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा जी बात ये है कि इसके अंदर कोई बच्चे से भी पूछ लें तो जो आप बातें भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि मसलों का हल क्या है, आपको अपने टैक्स कम करने हैं, आपको जो है अपनी बिजली और गैस की कीमतें कम करनी है, आपको किसान को जो है उसका जायज़ हक देना है। ये 4-5 काम है, ये कर लें तो ये असल मसला है कि शोर मचाते जाना और करना ना। और वो कर इसलिए नहीं पा रहे हैं कि उसी पावर लॉबीज जो हैं जिनके खिलाफ एक्शन करना है वो हुकूमत में बैठी हुई हैं, तो अपने खिलाफ कौन एक्शन करेगा? बिल्कुल, मतलब ये है कि जी ये जो सारी सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमें कंप्लीट एक मतलब उस डायरेक्शन में ले जा रही है जिसमें से कि
होपलेसनेस से आगे बढ़ते हुए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने वाला सूरत हाल है। अब इस बात को, इसकी बात क्या अल्फाज हो जिससे इसकी ग्रेविटी का एहसास किसी को हो सकता है? थप्पड़ मार के नहीं हो सकता, वो हमारा अख्तियार नहीं है। किसी को हम पनिश नहीं कर सकते, वो हमारा कानून नहीं है। किसी को हम अब तो बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी, उसके ऊपर भी मतलब कानून कितने साल सजा हुई है, मतलब अब तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। बाकी तो फिर मतलब यही कुछ रह गया जनाब। जी, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे, आपने हमें वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, कुछ इकोनॉमी की हालात के ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आमिर साहब कुछ बात करेंगे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि इस वक्त हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का दोबारा क्राइसिस नमूदार हो रहा है, मुझे आपको तो नहीं, नाज़रीन को बताने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर जो है ऑलरेडी हो गया है। ट्रेड गैप जो है वो 44% के करीब बन गया है और एक्सपोर्ट्स 5% कम ही पहले ही हमारी कम हो चुकी हुई हैं। और दो बड़े खिते में वाक़यात हो रहे हैं। एक तो ब्रेंट जो है सिर्फ टेंशन में ही मिडल ईस्ट की वजह से $58 से $65 तक जा चुका हुआ है, और खुदा ना खास्ता अगर ईरान पे हमला होता है तो फिर पता नहीं क्या ऑयल की क्या सूरत हाल हो। दूसरा, इंडिया जो है, हमारे हाल ही में उनकी जो EU के साथ ट्रेड डील हुई है, FTA एग्रीमेंट जो हो गया है, उसके नतीजे में हमारी जो EU को $9 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, उसको काफ़ी बड़ा धचका लग सकता है। इस बड़े तनाजुर में ज़रा हमारी सिचुएशन बताएं, कितनी ख़तरनाक है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात, इस वक्त हमारी मईशत में जो बेहतरी आई है, नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज गैर मामूली, नंबर 2 बैंकों का मुनाफा गैर मामूली, और नंबर 3 रेमिटेंसेस गैर मामूली। ये तीनों से हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है और होगा, और सलामती को भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कहीं कोई पायदार बेहतरी नहीं है। ये तीन मैंने आपको बता दी। खराबियाँ, मईशत की शरह नमू सुस्त, खित्ते के कुछ ममालिक से आधी, टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं, तिजारती खसारा जो है वो पिछले के मुकाबले में दुगने से ज़्यादा इम्पोर्ट्स है हमारी एक्सपोर्ट की, जो माजी में इतना कभी नहीं था। इस साल इस तरीके से तो हमारा जो तिजारती खसारा है इन मुद्दत में 6 महीने में तकरीबन $5 अरब बढ़ गया। जारी हिसाबात जो पिछले साल $2 अरब प्लस था, अब $2.5 अरब माइनस होने जा रहा है। तो सवाल ये, तिजारती खसारे भी बढ़ा, गुर्बत भी बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ी। तो हम चाहते क्या हैं, पहले तो ये तय कर लिया। अब आपने भारत की मिसाल दी, और मैं समझता हूँ ये इतनी आम नहीं है जितना कि हम उछाल रहे हैं, क्योंकि इसका मकसद जो है गालिबन ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को और उनको मराहत मिल जाए। उनका एडवर्टाइजमेंट भी अखबारों में आ गया, हुकूमत के बयान भी आ गए। मैं तो एक कौम को एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान की में ऐसी तेज़ रफ्तार शरह नमू हासिल की जाए जो खुद निसारी पर मबनी हो और जिसके समरात में अवाम का हिस्सा मिले। हम इसका उल्टा कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। अब आपने भारत की जब मिसाल दी तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि भारत दुनिया की इस वक्त जो है वो 5वीं बड़ी मईशत है। भारत का जो शरह नमू है अमेरिका से भी ज़्यादा है और यूरोपियन यूनियन से भी ज़्यादा है और चीन के अलावा एशिया के सब मुल्कों से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया की 3री बड़ी मईशत बनने जा रही है। क्या हमारे पास ये सलाहियत नहीं है कि हम भी अपनी मईशत को ले जा सकें? अब हुआ ये है कि भारत में जो ये 3री बड़ी मईशत बनने जा रहा है तो अमेरिका भी उससे की नाराज़गी मोल लेना ही चाहता है, उससे खुश रखना चाहता है। रूस भी उसको खुश रखना चाहता है। चीन ने भी कह दिया वो हमारा दोस्त मुल्क है और यूरोपियन यूनियन भी उनको खुश रखना चाहता है। उनकी आपकी कितनी एक्सपोर्ट है जो मुतासर हो जाएंगी। मैं एक फिगर देना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम गौर कर लें। पिछले 14 बरसों में पाकिस्तान की बरामदात में जो इजाफा हुआ है वो सिर्फ $7 बिलियन, $7 अरब का आपका इजाफा है। मुतादिद मरतबा जो है हमने बेनिफिट दिए, कंसेशंस दिए, सब कुछ दिए, $7 अरब का हुआ। रेमिटेंसेस में इजाफा $27 अरब का है। ये देख लीजिए,
ये दोनों खसारे का सौदा है। तो मैं तो जब ये सोचता हूँ कि जब भी मुतालबात भी आ गए हैं बिजनेस कम्युनिटी के बड़े बड़े, तो मैं जब उनको देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। हम चाहते क्या हैं, पहले तो ये तय कर लें, हम चाहते क्या हैं। क्या ये जो बारात मांग रहे हैं, कभी उन्होंने ये सोचा कि वो हुकूमत से जो बारात मांग रहे हैं वो कहाँ से देंगे? जब आप टैक्स भी नहीं देते, टैक्स जीडीपी भी नहीं है, बजट खसारा भी हो रहा है, तिजारती खसारा भी बढ़ रहा है, तो आखिर हुकूमत आपको कहाँ से देगी? आवाम को कितना कुचलेगी? बचतों की शरह को कितना गिराएगी? खातेदारों के बैंक को जो मुनाफा मिल रहा है उसको कितना कम करेगी? ये चीज़ें वो हैं जो कि मुझे खौफ दिलाती हैं, बल्कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी रूह कांप जाती है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी ताकत को कहाँ लेके चल रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब उनका मुतालबा है कि हमें बरामदात हमारी अगर बढ़ानी है तो हमें बारात दे दें। तो मैंने आपको $7 अरब को तो बता दिया, मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ज़रा रिकॉर्ड तो ले लें। किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून ने यह कहा था कि हम 2030 तक 150 अरब का बरामदात करेंगे। अब आ गया जी 2029 तक $60 अरब करेंगे, आधे से भी कम रह गया। अब देखिए ना, हम चाहते क्या है, पहले ही बताइए। क्या बारात देने से होता है? मैं जो खराबियां बता रहा था, अभी मैंने 5 चीज़ें सेलेक्ट की हैं, उनमें से मैं कुछ पहले भी बता चुका हूँ, मगर उसको मैंने अब नए एंगल से देखा। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में देखा। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क में बैंकों ने इतनी सरमायाकारी नहीं की कर्जों के मुकाबले में जितनी पाकिस्तान ने की है। दुनिया के किसी मुल्क ने, न अफ्रीका के इसके, क्या किसी ताजिर ने, सनतकार ने, बरामद कुरंदगार ने हुकूमत से या स्टेट बैंक से ये कहा कि भाई ये क्या तमाशा हो रहा है, जब आप कर्जे ही नहीं देंगे तो मईशत कैसे तरक्की करेगी? अब मैंने उस पर एक रिसर्च की, आपको बता दूँ। मेरे पास जो फिगर्स हैं वो ये है कि बैंकों ने, तमाम बैंकों ने मिलकर 13,500 अरब रुपए के कर्जे हुकूमत को और बिजनेस कम्युनिटी को और मासेस को दिए हैं। 13,500 अरब रुपए, 36,000 बिलियन रुपीस की सरमायाकारी कर दी है, जिसका बड़ा हिस्सा बजट खसारे में है, जिससे मईशत गिरो नहीं करती। तो क्या कभी इन्होंने ये मुतालबा किया कि कुछ जो है कि भाई ये कर्जे आप हमें क्यों नहीं देते? दुनिया का एक मुल्क या तो बता दें मुझे, नंबर 1। फिर मैंने जो रिसर्च की है, 13,000 और 36,000 का जो फर्क है, 23,000 अरब रुपए सरमायाकारी ज्यादा है। अगर सिर्फ 5,000 अरब रुपए के कर्जे 2-2.5 साल में दे दिए जाएं निजी शोबे को दाराना तरीके से पैदावारी मकासद के लिए, मैं ये गारंटी करने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो दुगनी हो जाएगी। ये 13,000 आप जो कह रहे हैं बैंकों का जो कर्जा है, ये इतने ही तो टोटल जो है ये रेवेन्यू टैक्सेस इकट्ठे कर पाते हैं। सो उसके बराबर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इनसे अगर वो कर्जे लिए हुए जो कि पब्लिक मनी है वापस कर दें तो टैक्सेस की बजाय उधर ज़रा रुजू करें। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैंने ये कह रहा हूँ कि इन्होंने सनत के लिए, तजारत के लिए, ज़रामदात के लिए, SMEs के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए हुकूमत को सबको मिला के 13,500 अरब के कर्जे दिए हुए हैं बस। लेकिन इन्होंने जो सरमायाकारी कर दी है ताकि बजट का सारा पूरा हो जाए या इस किस्म के दूसरे गैर पैदावारी, वो है 36,000 अरब रुपया। ये रेशो दुनिया में किसी एक मुल्क में नहीं है। आप 190 मुल्क देख लीजिए। ये है आपकी तबाही, बर्बादी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने 13,000 के कर्जे दिए हैं, 13 अरब के, इसके अलावा अगर 5,000 अरब रुपए के कर्जे आवाम को दे दिए जाएं, माइक्रो फाइनेंस को दे दिए जाएं, एक्सपोर्ट को दे दिए जाएं, तो गारमेंट वालों को दे दी जाएं, घरेलू खवातीन को दे दिए जाएं, तो हमारी मईशत की शरह नमू दुगनी हो सकती है, हमारी किस्मत बदल सकती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 13,500 क्यों दिए आपने? आप तो तिजारती बैंक हैं, आपका काम तो कर्जे देना है, हुकूमत की सरमायाकारी नहीं करना। ये गठजोड़ है। एक मैंने आपको मिसाल दी, मगर मैं दूसरी मिसाल अब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये देखा कि पिछले 2.5 वर्षों में स्टॉक एक्सचेंज में जो राइज हुआ है वो हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन में 12,200 अरब रुपया स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन इसी मुद्दत में पाकिस्तान में शरह नमू सुस्त हो गई, गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तिजारती खसारा बढ़ गया, टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हुआ और आपका मईशत मुश्किलात का शिकार हो गई। तो मुझे ये बताया जाए कि जिस पॉलिसी के तहत स्टॉक एक्सचेंज में 12,200 अरब रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई, मईशत की कॉस्ट पर, सलामती की कॉस्ट पर, उसका फायदा किसने उठाया और ये क्यों हुआ? ये मेरी दूसरी मिसाल है। तीसरी मैं देना चाहता हूँ कि बैंकों के जो खाते हैं, ये मैं वो बता रहा हूँ जिससे हमारी किस्मत बदलेगी,
और अगर भारत के पीछे अमेरिका भी भाग रहा है, चीन भी भागना शुरू कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी भाग रहा है, तो हमारे पीछे भी भागेंगे। हमारे पास भी 5,000 अरब डॉलर के मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। तो मैं वो खराबियां बता रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है, हमारे पीछे क्यों नहीं भाग रहे। तीसरी मिसाल ये है कि देखिए कई करोड़ लोग हैं जिन्होंने बैंकों में खाते रखे हैं, नफा नुकसान में शिरकत। जुलाई 23 में उनको मुनाफा मिला था 20.5%, 100 रुपए पे 20.5 रुपए। अब आप देख लीजिए, आज तो कोई 31,000 की डिपॉजिट है। अब ये मुनाफा रह गया 9%, आधे से ज्यादा आपने कमी कर दी। आप क्या चाहते हैं, हमारा बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा, मेरी रूह कांपती है। वो एक जुमला पूरा कर लूं, वो ये कहते हैं कि आप डिस्काउंट रेट को 6% पे ले आए। तो जब ये 6% पे लाएंगे तो आप कानून तोड़ के खातेदारों को 4.5% देंगे, तो गुर्बत का क्या होगा, बचतों की शरह को क्या होगा। तो ये तो हम खुदकशी करने की तरफ जा रहे हैं, मईशत को बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। और इसी नोट पर प्रोग्राम को खत्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।